जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। वी वर डिस्कसिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। जनरल साइंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो वो आप चेक कर सकते हैं। वी आर डिस्कसिंग द लास्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड 4 कंप्लीट घटना चक्र स्टैटिक की जो प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एनवायरनमेंट और जोग्राफी, तो ये प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली जो स्टैटिक पोर्शन है वो इन सब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो चुका है। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। विच प्राइम मिनिस्टर डाइड आउटसाइड इंडिया? इंडिया के बाहर कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु हुई थी? तो वो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में, उज्बेकिस्तान, 11 जनवरी 1966 1966 को, एंड ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर। और ये इनकी डेथ कैसे हुई थी ये भी अभी थोड़ा सा अभी तक भी मतलब ये गुत्थी नहीं सुलझी है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि नेचुरल डेथ थी, कुछ बोलते हैं कि देयर वाज समथिंग जो किसी की वजह से मतलब किसी ने करवाया है, तो अभी भी वो चीज़ अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट बिफोर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? सो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले चीफ मिनिस्टर कहीं के भी मतलब किसी भी स्टेट के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो नहीं रहे हैं? तो वो थे चंद्रशेखर जी। और देखिए चरण सिंह, चंद्रशेखर, ये दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। Who among the following had never been the chief minister of any state before becoming the prime minister of India? So ये हैं चंद्रशेखर जी। Match the following states and their respective chief ministers who became prime minister of India. तो देखिए पीवी नरसिम्हा राव जी बने थे अनडिवाइडेड आंध्रा के, मुरारजी देसाई बने थे द स्टेट ऑफ बॉम्बे, एच डी देवगौड़ा जी ये कर्नाटका से थे, चौधरी चरण सिंह ये बने यूपी, और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के। Who among the following was the member of लोक सभा ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टरशिप? अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पर मेंबर ऑफ लोक सभा कौन थे? तो देखिए ये थे चंद्रशेखर जी। सो देवगौड़ा, आई के गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये मेंबर नहीं थे लोकसभा के ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप। चंद्रशेखर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1990-91 एंड ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बलिया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर? तो अपने टेन्योर के टाइम पे ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जिन्होंने पार्लियामेंट अटेंड ही नहीं कर पाया? तो वो थे चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह was the Prime Minister of India from 28 July 1979 to 14th January 1980, और इनके टेन्योर के टाइम पर ही नेवर अटेंडेड द लोकसभा बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस withdrew its support बिफोर द सीटिंग ऑफ लोकसभा। द वर्ड मंत्रिमंडल कैबिनेट इज मैंशनड ओनली वंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो किस आर्टिकल में मैंशनड है? तो वो मैंशनड है आर्टिकल 352। 352 क्लॉज 3 बोलता है दैट प्रेसिडेंट शैल नॉट इशू अ प्रोक्लेमेशन अनलेस द यूनियन कैबिनेट कम्युनिकेट्स हिम इन राइटिंग दैट सच अ प्रोक्लेमेशन मे बी इशूड। इट इज़ नोट वर्दी दैट द वर्ड कैबिनेट हैज़ बीन मैंशनड 2 times in this article. Who among the following have been the Union Finance Minister of India? वीपी सिंह ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, आर वेंकटरमन जी रहे हैं, वाई बी चौहान जी रहे हैं, और प्रणब मुखर्जी जी भी रहे हैं, तो सारे ही रहे हैं। वीपी सिंह रहे हैं 84 से 87 तक, आर वेंकटरमन 80 से 82, वाई बी चौहान जी 71 से 75, और प्रणब मुखर्जी जी 2009 से 2012 तक रहे हैं। The policy of liberalization, privatization and globalization, it was announced as new economic policy by which prime minister? So ये हुआ था 91 में, और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। सो ये एलपीजी जो हुआ था वो 24 जुलाई 1951, 24 जुलाई 1991 को हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर डॉक्टर मनमोहन सिंह? नॉट ट्रू बताना है। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस कमीशन, फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द आईएमएफ।
तो देखिए फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस कमीशन ये नहीं रहे हैं, बाकी तीनों डेजिग्नेशन, बाकी तीनों पोर्टफोलियोज इन्होंने लिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. मिनिस्टर मेक पॉलिसी एंड सर्वेंट्स अडेयर टू दैट पॉलिसी. रीज़न ये है दैट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो देखिए दोनों ही सही हैं, बट सेकेंड रीज़न उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. मिनिस्टर्स पॉलिसी बनाते हैं, सिविल सर्वेंट्स उस पॉलिसी को अडेयर करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं करते बिकॉज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बोथ टू द लोकसभा एंड राज्यसभा. तो देखिए ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं होते हैं. द मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मेंबर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. हाँ ये बात सही है. सो रीज़न सही है, असर्शन गलत है. हाँ, सो ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन टेरिटरी इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली, आर्टिकल 75 क्लॉज 3. सो असर्शन गलत हो जाता है. यूनियन मिनिस्टर कैन बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बट ही इज एलिजिबल टू वोट ओनली इन द हाउस विच ही बिलोंग्स टू. Next question, given below are two statements. Again, assertion reasoning question है. Assertion says that the Council of Ministers in India is collectively responsible to both Lok Sabha and Rajya Sabha. Again गलत हो रहा है क्योंकि सिर्फ लोकसभा को ही के लिए ही collectively responsible है. Members of both Lok Sabha and Rajya Sabha are eligible to become members in union government. देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, इसमें चेंज भी नहीं किया गया स्टेटमेंट का. ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये IAS 2007 में पूछा गया है, ठीक है. और ये जो क्वेश्चन है UPPCS 2021 में पूछा गया है. तो अब यहाँ से क्लियरली समझ आता है कि PYQs क्यों इम्पॉर्टेंट है. सेम क्वेश्चन, नो चेंज ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो. सो आंसर भी सेम ही है इसमें. असर्शन फॉल्स है, रीज़न करेक्ट है. Next question, the Council of Ministers in India is jointly accountable before Lok Sabha and Rajya Sabha. देखिए फिर से सेम क्वेश्चन, UPBEO pre 2019 में पूछा गया है. Members of both Lok Sabha and Rajya Sabha are eligible to become the members in the union government. Again आंसर D है. So तीन क्वेश्चन 3 बार पूछे गए हैं अलग अलग टाइम पर. नेक्स्ट देखिए, consider the following statements and choose the correct answer from the code given below. Describing a person as deputy prime minister is a political decision. ठीक है. रीज़न इसका ये बोल रहे हैं कि इट डज नॉट कन्फर ऑन एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. देखिए कोई पावर नहीं है प्राइम मिनिस्टर की, बिकॉज ऑफ दिस आप उसको बोल रहे हो पॉलिटिकल डिसीजन है, ये रीज़न सही नहीं है. तो इंडिविजुअली दोनों सही हैं, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न. So in the Constitution of India, the duty and office of Deputy Prime Minister is not mentioned, but conventionally, Cabinet Minister can be declared as a Deputy Prime Minister. It does not confer on him any power of the Prime Minister. So both statement यहाँ पे सही हो जाएंगे, A and R, and R is not the correct explanation of A. Next question, consider the following statements. The executive power of India is vested in Prime Minister. The Prime Minister is the ex officio chairman of Civil Services Board. देखिए एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर में नहीं होती, प्रेसिडेंट में होती है. आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव Constitutional head of the executive of the union is president. Article 74 clause 1 of the constitution provides that as its head to aid and advise the president who shall exercise his or her functions in accordance with the advice. Cabinet Secretariat is under direct charge of Prime Minister. Administrative head of the Secretariat is the Cabinet Secretary, who is also the ex officio chairman of the Civil Services Board. So neither statement 1 nor statement 2 is correct. With reference to union government, consider the following statements. The Constitution of India provides that all cabinet ministers shall be compulsorily the sitting members of Lok Sabha only. The Union Cabinet Secretariat operates under the direction of Ministry of Parliamentary Affairs.
देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड करता है कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो कंपल्सरीली लोकसभा के मेंबर्स ही होने चाहिए, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, तो ये तो गलत है। किसी भी मेंबर, किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हो, बस आपको वोटिंग राइट उसी हाउस का होगा। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो देखिए ये जो यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी है वो पीएमओ के अंदर आता है, ठीक है। तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर seldom meets as a body. It is the cabinet and inner body within the council which shapes the policies of the government. Cabinet minister hold the charge of key portfolios. There is no bar on the appointment of a person from outside the legislature as a minister, but he cannot continue for more than 6 months unless he secures a seat in either house of the parliament in the meantime. A minister who is a member of one house has the right to speak and to take part in the proceedings of the other house, though he has no right to vote in the house of which he is not a member. So, Union Cabinet Secretariat is not operated under the Ministry of Parliamentary Affairs. Union Cabinet Secretariat is under the supervision of Prime Minister's office. Its administrative chief is Cabinet Secretary, who is the ex officio chairman of Civil Services Board. ठीक है, तो इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ हैं वो कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि सिविल सर्विसेज बोर्ड के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हैं। तो ये इक्वेशन था अभी लास्ट, ठीक है। द कैबिनेट सेक्रेटरी इज हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सो दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। Which of the following constitutional amendment states that the total number of ministers, including the Prime Minister and the Council of Ministers, shall not exceed 15% of the total number of members of the House of the People? तो ये था 91st Constitutional Amendment Act. 91st Constitutional Amendment Act से ये आया था, जो कि आया था सन 2003 में, in the year 2003, and it says that the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of Lok Sabha. This provision was added in 75 clause 1A through the 91st Constitutional Amendment Act 2003. Next question. Which of the following Constitutional Amendment Act restricted the size of Council of Ministers to 15%? Same question here, 91st Constitutional Amendment Act 2003 में आया था. Again same question है, 91st Constitutional Amendment Act. Next question, with reference to union government, consider the following statements. The number of ministries at the center on 15th August 1947 was 18. ठीक है, तो number of ministries जो थी वो 18 थी. Number of ministries at center at present is 36. तो देखिए at present जो है वो 51 है number of ministries. मिनिस्टर जो 1947 में थी वो 18 ही थी, बिल्कुल सही है. Which of the following official document is related with India? So इंडिया के साथ वाइट पेपर रिलेटेड है. वाइट पेपर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है और बाय इट्स मिनिस्ट्री विच एक्सप्लेन द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड अलाउज द गवर्नमेंट टू कलेक्ट फीडबैक बिफोर अ बिल इज प्रिपेयर्ड. Next question, which article of Indian Constitution describes the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union? तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 257 में. आर्टिकल 257 के हिसाब से अगर देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union, and the executive power of the union shall extend to giving such direction to states as may appear to Government of India necessary for that purpose. The reorganization, next question, the reorganization of Union Cabinet is based on the report of. तो reorganization जो था यूनियन कैबिनेट का वो गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट्स पर बेस्ड था. ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर. Which of the following is the function or functions of cabinet secretariat? क्या functions होते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के?
Preparation of agenda for cabinet meetings, secretariat assistance to cabinet committees, allocation of financial resources to the ministries. तो देखिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिनिस्ट्रीज़ को देना ये तो कैबिनेट सेक्रेटरी का काम नहीं होता है, हालांकि एजेंडा प्रिपेयर करना और सेक्रेटरी असिस्टेंस देना कैबिनेट कमिटीज़ को ये कैबिनेट सेक्रेटरी का फंक्शन होता है. सो इट हैज़ बीन गिवन अ प्लेस इन Schedule 1 in the first schedule of the rules made under the Government of India Allocation of Business Rules 1961. Subjects allotted to Secretariat are Secretaries, Assistants to Cabinet and Cabinet Committees, the administration of rules of business and Secretariat, the administration of the rules of the business, the Secretariat assistance provided by the Cabinet Secretariat to the Cabinet and Cabinet Committees are convening of the meeting of the Cabinet on the orders of Prime Minister, preparation and circulation of the agenda, circulating papers related to cases on the agenda, preparing a record of the discussion taken, circulation of the record after obtaining the approval of the Prime Minister, watching the implementation of decisions taken by the Cabinet. और थर्ड इनका जो है वो है प्रमोशन ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन. द कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग डिफिकल्टीज, removing differences, overcoming delays, coordination in administrative actions, and coordination of policies. Next question. Which of the following is not correctly matched? Jawaharlal Nehru, Shantivan, Lal Bahadur Shastri, Vijay Ghat, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी करम भूमि. तो देखिए राजीव गांधी जी का सही से मैच नहीं है. करम भूमि लैंड ऑफ ड्यूटी ये 9th प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा जी का है. जो राजीव गांधी का है वो वीर भूमि है. वीर भूमि लैंड ऑफ ब्रेव. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? सो जय जवान जय किसान स्लोगन दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा. In 1965 at a public gathering at Ramlila Maidan, Delhi, the slogan for the Indian farmers and soldiers during the Indo-Pak War. तो ये स्लोगन दिया गया था इंडो पाक वॉर के टाइम पे फार्मर्स के लिए जो हमारे देश के लिए अन्न उगा रहे हैं और सोल्जर्स के लिए जो हमें बचा रहे हैं. Given below are two statements, one labeled as assertion and another as reason. Assertion says that the executive power of the state are exercised to ensure the compliance of the law of parliament and the laws applied in the state. ठीक है. रीज़न ये बोल रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन गिव नेसेसरी डायरेक्शन टू द स्टेट्स बाय यूजिंग इट्स एग्जीक्यूटिव पावर. तो देखिए रीज़न भी सही है इसका. सो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है और रीज़न भी सही है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 256 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट shall be so exercised as to ensure the compliance with the laws made by the parliament and any existing law which apply in that state. ठीक है. तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है हर स्टेट की वो इस तरीके से एक्सरसाइज की जानी चाहिए टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए उसके साथ कंप्लाई करे वो, एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉज, कोई भी अगर एग्जिस्टिंग लॉ है जो कि अप्लाई हो रहा है उस स्टेट में, एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ सच डायरेक्शन टू अ स्टेट एज मे अपियर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेसेसरी फॉर दैट पर्पज. सो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है. आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो फॉर द असर्शन. सो देखिए ये हमारे कंप्लीट हुए कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड कैग का. सो वी विल डिस्कस दैट एज वेल इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट वीडियो. So keep revising, keep studying, share the channel, subscribe the channel, like the video. Jai Hind, Jai Bharat.